13। ये क्या हो रहा है पोरो? अभी तो 2 दिन ही हुए हैं तुझे यहाँ पर। इतना क्यों सोचे जा रही है तू? इतना तो तूने कभी अपने पहले क्रश वो मैथ्स वाले सतीश सर के बारे में भी नहीं सोचा होगा। टुंग टुंग। रात के 11 बज चुके थे कि अचानक फोन पर मैसेज टोन बजा। इतनी रात को कौन मैसेज कर सकता है? फोन उठाने का मन बिल्कुल नहीं था और पोरो शायद फोन उठाती भी नहीं अगर ये टोन 2 बार और ना बजती। अरे कौन है यार? पर फोन देखते ही वो उछल पड़ी। अभिजीत का मैसेज? उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या उसका कोई सपना। खुद को पिंच किया। आउच! इट मींस ये सच है। जैसे ही मैसेज खोला, आंखें फटी की फटी रह गई थी। सॉरी का एक बहुत सुंदर सा मैसेज था। तुरंत ही नीचे के मैसेज भी पढ़ना शुरू किए। सुबह 7 बजे हॉल में अगला मैसेज ये था। लास्ट मैसेज था गुड नाइट का। दुष्ट कहीं का। ये कहकर पोरो ने खुद के सर पर एक चपत लगाई। अंदर से आवाज आई, क्यों दुष्ट क्यों? अब क्या तुझे आई लव यू भेजता? ये सोचकर ही पोरो के दिल में हलचल मची जा रही थी। उधर अभिजीत ने भी ये मैसेज कई बार लिखे मिटा दिए थे, फिर सेंड कर ही दिए थे। पता नहीं क्यों इस लड़की के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों डेवलप हो रहा था, पर फिर सारी पुरानी बातें उसके जहन में ताजा हो चुकी थी और आज के इंसिडेंट के लिए वो पोरो को दोषी मान रहा था। अब क्या होगा कल? पोरो के दिल में प्यार की बरसात हो चुकी है, पर अभिजीत का जो आधा अतीत रूपाली से उसको पता चला है, उसके आगे का आधा सच क्या है? दोनों में आगे प्यार पनपेगा या कुछ और ऐसा हो जाएगा जिससे होगी दोनों के बीच तानातानी। आज की सुबह बहुत सुहानी थी। फोन का अलार्म बज रहा था। पोरो एक बार में ही अंगड़ाई लेती हुई उठ चुकी थी। एक बहुत ही खुशी सी उसे अपने अंदर महसूस हो रही थी। टाइम देखा तो 5:10 हो चुके थे घड़ी में। पोरोमा अभिजीत को कल से एक घड़ी देखने को तड़प रही थी और उसे ये भी पता था कि इस टाइम वो कसरत करने आता है मैदान में। फिर क्या था, एक झटका सा लगा पोरो को। दिल था कि काबू से बाहर होकर धड़क रहा था। सीधे खिड़की की तरफ भागी। पर्दे को हल्के से साइड करके नीचे देखा तो अभिजीत उसी तरह पुशअप्स लगाने में बिजी था। पोरो का दिल था कि मान ही नहीं रहा था। दिल चाह रहा था कि वो उसे ऐसे ही देखती रहे। आखिर क्या है इसमें ऐसा? क्यों खिंच रही हूँ मैं? इसकी शख्सियत में ऐसी क्या सादगी है जो इसकी हर बात सही लगती है? क्या खिंचाव है जो मैं अपने आप ही इस पर लुटा देने को तैयार हो रही हूँ? पोरो के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखें नम हो रही थी। पोरो ने अपनी आंखों को छुआ। व्हाट पोरो, तू रो रही है? बट व्हाई? ये सिर्फ आकर्षण नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है तुझे? पोरो पोरो कंट्रोल। पोरोमा ने पर्दा वापस खींच दिया था। तू खुद को संभाल, ये तेरी लाइफ नहीं है। काम से आई है तू और तुझे जाना है थोड़े दिनों में यहाँ। तो गेट बैक टू वर्क। उधर अभिजीत देख चुका था पोरोमा को खिड़की पर। पागल लड़की है बिल्कुल। ये सोचकर अभिजीत के होठ खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहे थे, पर तभी अचानक से अभिजीत को पुरानी बातें याद आ गई थी। नहीं नहीं, मैं अब और अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। एक बार शीतल भी इसी तरह मेरे होठों पर मुस्कान लेकर आई थी और अब ये। फिर क्या हुआ था अभिजीत? प्यार करती थी वो तुझसे, याद है ना? पर जब जरूरत थी तुझे उसकी सबसे ज्यादा, वो भी पीछे हट गई और मुड़कर भी नहीं देखा था। बेकार होती है ये फीलिंग्स, धोखे से भरी हुई, और एक बार फिर से मैं खुद को तोड़ नहीं पाऊंगा। ये कहकर अभिजीत ने फिर से खुद को सख्त कर लिया था बिल्कुल। पोरो जल्दी से रेडी हुई। पिंक टॉप और ब्लैक जीन्स में वो वाकई बेहद हसीन लग रही थी। प्यार की खासियत होती है ये, जब प्यार लाइफ में दस्तक देता है तो चेहरा गुलाबी सा निखर उठता है। दिल हर पल खुशियों से भरा रहता है। उस पर वो आपके सामने भी हो तो क्या कहने। पोरो ने खुद को एक नजर भर कर देखा। ऐसा लगा जैसे अभिजीत उसके पीछे ही खड़ा हो। पोरो सर से पांव तक सिहर जा रही थी। उसको देखना भी था और उसी से शर्म भी बहुत आ रही थी। दिल तो अब नॉर्मल था ही नहीं, सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी उसमें से, अभिजीत। पोरोमा लरच कर वहीं ड्रेसिंग के आगे लगे काउंटर पर टिक जाती है। एक ठंडी हवा का झोंका आकर पोरोमा को छूता है। उस झोंके में भरी पोरो को अभिजीत ही नजर आता है। उसके बालों को उसके कान से पीछे
पीछे करते हुए उसके कान में फूंक मारता हुआ। ओह माय गॉड, पोरो सच में तुम बौरा गई हो बिल्कुल। ऐसी हालत के साथ किस तरह काम करोगी, वो भी उसके साथ। पोरो पोरो संभाल खुद को। गहरी गहरी सांसें लेती है पर फिर झीक कर उसी तरह बेबस हो जाती है। फिर दिल में एक डर आता है कि वो किसी से प्यार करता था पोरो। अगर वो अभी भी उसी से, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। और अगर होता तो मैं उसके अंदर से आवाज आती है, क्या मैं? बोलो पोरो, तुम भी प्यार का नाटक करोगी उसके साथ, फिर चली जाओगी अपनी दुनिया में वापस जहां से आई हो। बोलो, क्यों छोड़ पाओगी उस दुनिया को? रह पाओगी यहाँ? बोलो। शट अप, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैंने कुछ नहीं सोचा है। फिलहाल इस मोमेंट को एंजॉय करने दो मुझे। वो अंदर की आवाज को दबा देती है, फिर जरूरी सामान लेकर नीचे हॉल में आ जाती है जहां कम्मो पहले से ही उसका वेट कर रही थी। अरे कम्मो रानी, तुम कैसे उठ जाती हो इतनी जल्दी? वो आपका नाश्ता जो करवाना होता है। ये बोलना छोटे ठाकुर के लिए उठती है। वो क्या हवा पानी पर जिंदा है? नहीं मेम जी, वो तो खुद ही बनाते हैं सुबह का नाश्ता अपने लिए। उनका नाश्ता कोई नहीं बनाता। वो क्या खाते हैं? वो स्प्राउटेड चने, वो पूंछ वाले स्प्राउटेड चने। हाँ वही। और भी कैलॉग्स वगैरह, वो वही खाते हैं, वो भी खुद से लेकर। वो तो उनका खास आदेश है कि आप बिना खाए ना जाएं, वरना मुझे डांट पड़ेगी बहुत। तो मतलब उस दिन वो एक्टिंग कर रहा था। दुष्टी है वाकई। ये सोचकर स्माइल आ जाती है चेहरे पर। वैसे कम्मो एक बात बता। जी मैम जी। तू तो इतनी गांव की भाषा नहीं बोलती, तुझे किसे सिखाई ये शहरी भाषा? कम्मो हंसी थी। अब तू डरा मत कम्मो सुबह सुबह ऐसे हंसकर। वो मैम जी, हम यहाँ के हैं ही नहीं। तो कहाँ की है तू? पास वाले शहर की हूँ मैं। वो तो मेरा मर्द वहाँ एक कारखाने में काम करने आ गया, तो हो गए नैन चार। भगा ले आया वो मुझे, और मैं भी प्यार में अंधी भाग आई घर वालों के मुंह पर कालख पोत के। ये कहकर अब कम्मो रुआंसी हो गई थी बिल्कुल। अरे कम्मो, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती। नहीं मैम जी, रोने दीजिए। उसके बाद उस आदमी ने यहाँ लाकर पटक दिया। घर वाले खूब काम करवाते, अम्मा बहनें सब लाते घूंसे से मारते थे। वो आदमी भी शराब पीकर जानवर बन जाता, टूटे हुए शरीर को जानवर की तरह नोचता। सुबह उसी शरीर को फिर सब मारते। पुरोमा उठकर कम्मो के करीब गई, उसे गले लगा लिया। अब कहाँ है वो? उस कमीने ने 7 महीने के भरे पेट पर मुझे बहुत मारा मेम जी। वो तो मैं मर ही जाती अगर छोटे ठाकुर ना आते। किसी ने खबर कर दी थी तो वो खुद चले आए वहां तुरंत। उसके बाद धोबी घाट के कपड़ों की तरह धो दिया था उस हराम के जने को। पुरोमा की आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरे 7 महीने का बच्चा कोख में ही मर गया। कम्मो फूट फूट कर रो पड़ी थी। फिर रूपाली दीदी और छोटे ठाकुर मुझे यहाँ ले आए हवेली में। दवा दारू करवाई, रहने को छत, खाने को 4 वक्त का खाना, कपड़े सब दिया। अब कहाँ है तेरा पति? पता नहीं, मैंने तलाक दे दिया लिखा पढ़ी करके। अब मुझे नहीं पता कहाँ है, बस सुना है दूसरी कर लिया है उसने। छोटे ठाकुर बहुत अच्छे हैं, उन जैसा धरती पर कोई होता है। ये कहकर कम्मो की आंखें नम हो चुकी थी बिल्कुल। पता नहीं किस लड़की की किस्मत में है हमारे छोटे ठाकुर साहब। बहुत किस्मत वाली होगी वो लड़की जो उनकी बीवी बनेगी। कम्मो पोरो की तरफ देखकर बोली। पोरो के चेहरे पर शर्माहट फैल गई थी, बिल्कुल चेहरा लाल हो गया था। अभिजीत ने गला खनकारा। मैडम आपका हो चुका है तो अब चले। वो उसी तरह सख्ती से बोल रहा था, पर पुरोमा को तो उसकी सख्ती में छुपी सादगी साफ दिख रही थी। उसने चुप करके अपना बैग उठाया और जीप में बैठ गई। तो आप लाई है ना अपना सारा सामान? आम झाम मतलब डायरी, कैमरा वगैरह? वो सिर्फ इतना ही बोली। खुद को ऊपर से सख्त दिखाते हो अभिजीत, और अंदर से तुम क्या हो? पुरोमा की नजरें अभिजीत के ऊपर ही जमी हुई थी, जिससे अभिजीत
उलझन हो रही थी बहुत। गाने नहीं सुनेंगी आप? अभिजीत ने ध्यान बटाने के लिए बोला। परोमा तो वहां थी ही नहीं जो जवाब देती। मैडम, चुटकी बजाई अभिजीत ने और एफएम खुद ही ऑन कर दिया था। पोरो खोती जा रही थी अभिजीत के प्यार के जादू में। अभिजीत भी आज शांत ही था, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से शो कर रहा था जैसे ना तो वो गाने के बोल सुन रहा है और ना ही परोमा की नजरों की परवाह है उसे। पर अंदर ही अंदर पोरो की नजरें उसके दिल में बार बार दस्तक दे रही थी। कितनी मासूम है ये। गाने के बोल उसके पत्थर दिल को मोम बनाने लगे थे। एक तिरछी नजर उस पर डाली तो उसकी उड़ती हुई लठ उसके चेहरे की खूबसूरती को और निखार रही थी। जीप अपनी ही रौ में चली जा रही थी, तभी ब्रेक लगे और परोमा किसी नींद से जागी जैसे। मैडम, आ चुके हैं हम खेत में। आइए चलिए, दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसी मिट्टी है यहाँ और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अच्छी फसल है ये। ओके। परोमा की ये आदत बहुत अच्छी थी। वो काम बहुत प्रोफेशनल वे में करती थी और ये बात अभिजीत को भी उसकी कायल कर रही थी। जाते ही उसने सारे डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मिट्टी के सैंपल्स लिए, उसके बारे में गांव वालों से बात की, उस समय वहां क्या उग रहा है, उसकी किस्म, क्वालिटी, सब के बारे में लिखकर उसने थोड़ा घूमने का सोचा था। अभिजीत गांव वालों से बातों में बिजी था तो वो थोड़ा आगे की तरफ निकल गई थी। बरसात के मौसम में गांव में मोर आ जाते हैं। सच में सामने मोर को देखकर परोमा तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। उसको सामने से देखने की इच्छा परोमा को आगे और ले जा रही थी। काफी आगे एक लकड़ियों का बड़ा सा गोदाम टाइप बना हुआ था। परोमा अब इतना आगे बढ़ चुकी थी कि गोदाम के काफी करीब आ चुकी थी। पोरो, बहुत आगे आ गई है तू। अभिजीत को पता चलेगा तो भड़क जाएगा तेरे पे अभी। वैसे तेरे काम भी ऐसे ही है। जिस जगह को तू अच्छे से जानती भी नहीं है, वहां पर ऐसे खुले में घूमना सच में मुसीबत को दावत देना है। ये सोचकर जैसे ही परोमा लौटने के लिए कदम बढ़ाई, ऐसा लगा कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। परोमा के पैर ठिठक गए। आवाज बहुत ही हल्की थी, पर ज्यादा ध्यान लगाकर सुनने में ये अंदाजा पड़ चुका था कि आवाज उसी सामने वाले गोदाम से आ रही थी। परोमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फोन? हाँ, फोन करती हूँ अभिजीत को। ओह शिट, फोन तो वही है मेरे बैग में। वो पोरो, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है तू? अब एक काम हो सकता है कि मैं वहां जाऊं और अभिजीत को लेकर यहाँ आऊं। ये कहकर वो जैसे ही मुड़ी, आवाज और तेज आने लगी थी। ओह गॉड, क्या करूं? अगर वहां तक वापस गई तो यहाँ तक सबको लाने में 20 मिनट तो लगेंगे ही। तब तक कुछ अनहोनी ना हो जाए। नहीं पोरो, अब तुझे ही कुछ करना होगा। आखिर तू भी कराटे चैंप है। हाथ में सामने पड़ी हुई एक लाठी उठाई और परोमा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब क्या होगा? परोमा अंदर जा पाएगी या परोमा हो रही है किसी साजिश का शिकार? कैसे पता चलेगा अभिजीत को परोमा का? क्या परोमा की ये दूरी दिला पाएगी अभिजीत को उसकी फीलिंग्स का एहसास? और अभिजीत कैसे करेगा इस मुसीबत का सामना? परोमा ने अंदर जाने का इतना बड़ा फैसला तो कर लिया था, पर टांगे जुबान का और जुबान दिमाग का साथ देने को मना कर रहे थे। पर अंदर से आने वाली चीखें अब वो साफ सुन पा रही थी। ओ गॉड, परोमा क्या पागलपन करने जा रही है तू? लेकिन मैं इस तरह पीछे नहीं हट सकती। ये सोचकर आखिर उस गोदाम में कदम बढ़ा ही दिया था परोमा ने। उधर अभिजीत को निकलना था तो उसकी निगाहें परोमा को तलाश कर रही थी, पर जब वो कहीं नहीं दिखी तो उसने गट्टू को बुलाया। अरे गट्टू, ये परोमा मैडम किधर है? शायद उधर गांव की महिलाओं के बीच होंगी। उनको बोलो निकलना है तो आ जाए। और ये सामान सारा इधर ही छोड़ गई है। लापरवाही की भी हद है बिल्कुल। ये सामान गाड़ी में रखो। जी ठाकुर साहब। ये कहकर जैसे ही गट्टू बैग उठाता है तो बैग की फ्रंट पॉकेट में रखा फोन नीचे गिर पड़ता है। ये तो परोमा का फोन है, पर वो इस तरह कैसे जा सकती है, वो भी फोन को यहाँ छोड़कर? अभिजीत अब कुछ टेंशन में आ चुका था। जाओ, ये सामान जल्दी रखो और बुलाओ मैडम को। ठाकुर साहब, मैडम वहां नहीं है। क्या? तो कहाँ गई? अब अभिजीत का दिल घबरा उठा था बिल्कुल। किधर जा सकती है ये पागल लड़की? अभिजीत पसीने पसीने हो चुका था। कुछ जानती भी है यहाँ की नहीं? ओह गॉड, कुछ भी तो नहीं जानती है वो यहाँ पे। गट्टू उसके चेहरे की परेशानी के भावों को समझने की कोशिश कर रहा था।
अभिजीत की नजर उस गोदाम पे पड़ती है जो उसके चाचा के खेत में बना था। अभिजीत एक सांस में ही उधर की तरफ दौड़ने लगता है। वो वहां पहुंचकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है जब वो चीख की आवाज सुनता है। उधर परोमा जैसे ही अंदर कदम रखती है, सामने का एक हिस्सा पूरा खाली होता है, पर थोड़ी दूरी पर पेटियों से घिरा एक हिस्सा था। आवाज उधर से ही आ रही थी। परोमा जेम्स बॉन्ड वाला लुक देते हुए आगे बढ़ने लगती है। किसी का मजबूत हाथ उसे पकड़कर खींचता है। आउच! चुप बिल्कुल। देखती है तो अभिजीत था। जिस तेजी से अभिजीत वहां तक पहुंचा था, कसम से उसेन बोल्ट भी उसे अपना गुरु मान लेता। अभिजीत को देखकर परोमा की खुशी नहीं छुपा पा रही थी, और यही हाल, बिल्कुल यही हाल अभिजीत का भी था, पर वो कहाँ दिखाने वाला था इसे। आप कैसे? मतलब किसने? मतलब आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? परोमा अभिजीत की नशीली आंखों में पूरा डूब कर बोल रही थी। उसका इतना करीब एहसास, उसके 6 फीट के चौड़े शरीर में पीछे छुपी 5 फीट 7 इंच की परोमा उसके शरीर के ताप से झुलसी जा रही थी। उधर अभिजीत का ध्यान उस तरफ से आने वाली चीख पर था। नजर परोमा की नजरों से उलझने लगी। तीखे नैन नक्श, वो पुरकशीश मासूम सा चेहरा, पर अभिजीत इतना नादान नहीं था। नजरें तुरंत हटाकर उसने फोन पर एक मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। पोरो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि अभिजीत को कैसे पता चल गया कि वो यहाँ पहुंच गई है। वो कुछ और बोलती, इससे पहले ही अभिजीत ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, लगता है कोई आ रहा है। पोरो भी वक्त की नजाकत को समझ चुकी थी। तुम यहीं बैठोगी, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? ये कहकर वो जैसे ही बाहर की तरफ निकला, पूरे सनी देओल के स्टाइल में 2.5 किलो के हाथ का पंच उसने मुश्तंडे के मुंह पर पड़ा, जो रखवाली कर रहा था। उसकी बंदूक अब अभिजीत ने खुद के हाथ में ले ली थी। आगे बढ़ते ही जैसे ही उसने उस पेटियों को हटाया, तो जो नजारा था उसे देखकर अभिजीत की तन बदन में आग बारूद सब फट चुके थे। ये अभिजीत के वो चचेरे भाई थे जो उस दिन बाग में आकर अभिजीत से उलझ रहे थे। गांव की एक लड़की के साथ पूरी अय्याशी की तैयारी चल रही थी। वो लड़की चिल्ला रही थी, भीख मांग रही थी, पर उन कमीनों को दया नहीं आ रही थी बिल्कुल। वो तो पीने पाने के चक्कर में थोड़ी देरी हो गई थी, पर अगर थोड़ी देर भी और होती तो उस लड़की की इज्जत तार तार करके वो लोग वहां से जा चुके होते। अभिजीत भागते हुए गया और 2-4 पंच में ही उनका सारा नशा उतार दिया था उसने। वो लड़की भागकर अभिजीत के पीछे आ छिपी। तुम सीधे बाहर जाओ और सबको खबर करो, मैं निपटाता हूँ इन दरिंदों को। ये कहकर अभिजीत उनसे पूरा मोर्चा ले रहा था और भारी भी पड़ रहा था उन पर। मगर तभी पीछे पोरो की आवाज आई, अभिजीत। देखा तो परोमा को वही आदमी जिसके पंच मारकर अभिजीत गन लेकर यहाँ आया था, वो परोमा का हाथ पकड़कर उसको वहां घसीट लाया था। बहुत बढ़िया शेरा, आज तूने जो काम किया है, कसम से तुझे नोटों से लाद दूंगा। बांधो इस शहरी चिड़िया को, आज इसको बिना पकाए कच्चा ही खा जाएंगे। ये कुत्ते, हाथ भी मत लगाना मेरी परोमा को। अभिजीत दहाड़ा था। पोरो ने एक झटके से अभिजीत को देखा। मेरी परोमा? ना भाई जी, हाथ ना लगावेंगे को। हाथ लगावेंगे तो जो चिड़िया उतना ना फड़फेगी, जाको तो मुंह लगावेंगे। कुत्ते, हाथ काटकर फेंक दूंगा। ये कहकर जैसे ही अभिजीत उनकी तरफ बढ़ा, एक जोरदार मुक्का उस आदमी ने अभिजीत को जड़ दिया था। अभिजीत अंतमन से चिल्ला उठी। भाग 4। एक खून की पतली लकीर उसके होठ के पास से निकली। अभिजीत, छोड़ो मुझे, लीव मी। अभिजीत, खून निकल रहा था उसके। प्लीज छोड़ो। अरे वाह, इतने दिन में बड़ा याराना हो गया है, तब तो और मजा आएगा। लौंडिया को इत्ते ले आ भाई। पर जब तक वो ऐसा कर पाता, पुलिस आ चुकी थी और साथ ही गांव वाले भी। वो मैसेज अभिजीत ने इसीलिए किया था, पकड़ लो साले को, भागने ना पाए। परोमा दौड़ती हुई अभिजीत को गले लग गई। वो कभी उसको छूती तो कभी उसकी चोट को छू छू कर देखती। अभिजीत उसको बहुत गहराई से देख रहा था, दिल काबू से बाहर जा रहा था। मैं ठीक हूँ, पर आप तो ठीक है कि नहीं? नहीं,
ये चोट, खून, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हुआ ये सब। आई एम सॉरी। आप तो ब्रेव है बहुत, आपकी वजह से उस लड़की की इज्जत बच पाई। यू आर सच अ ब्रेव गर्ल। अभिजीत ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, चलिए अब हवेली चले। रास्ते में अभी भी परोमा अभिजीत की चोट को देखी जा रही थी। अभिजीत ने भी उसे नोटिस कर लिया था। वैसे आप वहां पहुंची कैसे? फिर परोमा ने मोड़ देखने से लेकर आवाज आने तक का किस्सा सुना दिया। पर आपको फोन साथ में रखना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। यहाँ आप मेरी जिम्मेदारी हैं। अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर परोमा के दिल के फूल खिल गए थे। काश तुम मुझे कभी ना छोड़ो अभिजीत, कभी नहीं। वो ये बात हल्के से बोली थी, पर शायद अभिजीत ने सुन ली थी। दोनों हवेली के पास पहुंच चुके थे, पर आज अभिजीत परोमा को देखकर मुस्कुरा रहा था। कम से कम ये बदलाव तो आ चुका था अभिजीत की लाइफ में। एक बदलाव और हुआ था कि रूपाली के साथ उनकी माँ भी उससे बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, क्योंकि पोरो ने आज गांव की लड़की की इज्जत बचाई थी। सब बहुत खुश थे उसकी बहादुरी से। रूपाली पोरो के पास उसके कमरे में जाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ परोमा जी? अरे रूपाली आओ ना, प्लीज कम। उसके हाथ में एक शॉपर था। ये आपके लिए। ये क्या है? खोल कर देखिए। उसमें एक बहुत प्यारा ग्रीन कलर का सूट था, साथ ही हरी चूड़ियां भी थी। ये सब किस लिए और किसके लिए है? ये सब आपके लिए है। वो कल तीज का त्योहार है, घर पर सभी कपड़े वाले को बुलाया था, तो एक जोड़ा मैंने माँ ने कहा कि आपके लिए भी ले लूं। तो ये मैचिंग चूड़ियां कमो बनवा कर लाई है। तीज का मतलब? मैंने होली, दिवाली, ईद ये सब तो सुना है, पर तीज? परोमा हैरत से पूछ रही थी। जी, ये बहुत प्यारा त्योहार है। इसमें कल मेहंदी लगेगी, सब लड़कियां तैयार होती हैं। बड़ा मनोहर सा त्योहार है, बहुत प्यारा। पर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो मत पहनना, कोई जबरदस्ती नहीं है। पता नहीं क्यों आपसे बहुत अपनापन लग रहा है। कुछ बहुत अच्छा सा होने वाला है ऐसा लगता है। आपके आने से बहुत रौनक आ गई है। रूपाली ने परोमा के हाथ पर हाथ रखकर कहा। ओह सो स्वीट। रूपाली मैं जरूर पहनूंगी, पक्का। अच्छा रुको एक मिनट, कम्मो से चाय मंगवाती हूँ। वो 2 बेल बजाती है। रूपाली तुरंत टोकती है। परोमा जी 3 बेल। ओह सॉरी, वो 3 बजानी होती है। पर एक बात पूछूं, ऐसा रूल क्यों? मतलब किसने बनाया है? रूपाली ने उसकी तरफ देखा। ये रूल? फिर वो बात बदल देती है। आप यहाँ अभी कितने दिन रुकी हो? पता नहीं, शायद हो सकता है 10 दिन या फिर कम ज्यादा, पता नहीं। ओह आप मत जाओ, यहीं रह जाओ प्लीज। रूपाली उसे बोले जा रही थी। परोमा कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। तभी कम्मो आ गई। जी मैम जी, अंदर आजा अंदर। तो चाय ले आ। फिर दोनों काफी देर तक हंसी मजाक करती रही। अगली सुबह और भी हसीन थी। बहुत प्यारी खुली खुली फिजा और बेहद प्यारा मौसम। काले काले बादल लदे थे, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। वो सीधा उठकर खिड़की पर ही आ गई, क्योंकि यही वो वक्त था जब वो चैन से अभिजीत को निहारती थी। पर उसका खिला चेहरा एकदम से उतर गया जब उसको वहां अभिजीत कहीं नहीं दिखा। टाइम तो वही है, फिर आज अभिजीत क्यों नहीं आया? फिर अचानक परोमा को याद आया कि आज तो तीज है, तो वो तुरंत नहाकर बाहर निकली, रेडी हुई। आज उसने अपने बाल बिल्कुल खुले छोड़ दिए थे, साथ ही वो ग्रीन सूट, चूड़ियां, साथ ही मैचिंग बूंदे अपने पास से ही निकाल लिए। पूरी तैयार होकर जब उसने खुद को देखा तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वो है। लास्ट टाइम सूट उसने 3 साल पहले दिवाली पर पहना होगा, पर आज तो वो बेहद प्यारी लग रही थी। जैसे ही वो नीचे आई, अभिजीत की मम्मी से पहली मुलाकात हुई। जो पहले दिन मुंह सड़ाकर बोली थी, वो आज मुस्कुरा रही थी। तभी कम्मो बीच में टपक पड़ी। हाय हाय रे मैम जी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, नजर ना लग जाए। रूपाली दीदी देखो तो मैम जी को कितनी सुंदर लग रही हैं। जैसे ही रूपाली की नजर पड़ी तो वो भी शौक रह गई थी। बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो आप। थैंक यू रूपाली, और तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। पर परोमा का दिल अभी भी तड़प रहा था। आज तो 10 बज चुके थे,
पर वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। जिसकी एक नजर पुरुमा को दीवाना कर देती थी, आज उसका नंबर था तो वो सामने ही नहीं आ रहा था। इसी उधेड़-बुन में रूपाली उसको मेहंदी वाली के पास ले आई। अब तो मेहंदी भी लग चुकी, 12 बज चुके थे। पोरो का मन अब उचाट हो रहा था सबसे। तभी कम्मो आई। क्या हुआ मेम जी, आप उदास काहे लग रही हो? कुछ नहीं कम्मो, बस मुझे चाय ला दे, सर भारी सा हो रहा है मेरा। कम्मो हंसी। नॉट अगेन कम्मो, अब तो ऐसे मत हंस। जी, वो आपके सर का दर्द जिस वजह से हो रहा है वो आ चुके हैं आज सुबह ही। आज सुबह से वो थे ही नहीं, शहर गए थे कोई काम से, अभी आए हैं, अब बस आते ही होंगे। कम्मो, कितनी बुरी है तू सच्ची, बहुत तेज है। पर पुरुमा का दिल अब बहुत जोर से धड़क रहा था। सबकी आवाजें आनी बंद हो चुकी थी। वो जैसा फिल्मों में होता है बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, सब स्लो मोशन में। तभी अचानक अभिजीत ने हॉल में एंट्री मारी। ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स। वो था ही इतना हैंडसम कि पोरो हर बार फ्लैट हो जाती थी। वो तो नॉर्मली ही रूपाली से बातें करने पहुंचा था और उसे क्या पता था कि पुरुमा भी वहां है। जैसे ही एक नजर उधर गई वैसे ही झटके से एक और नजर भी गई। जबान साथ ही नहीं दे रही थी शब्दों का और निगाहें थी बस पोरो पर ही। ये सब पोरो के लिए तो वैसा ही था जैसे राजकुमार आ गया हो अपनी राजकुमारी के पास। बस अब तो पुरुमा के चेहरे पर हया लाली की बरसात हो रही थी। तभी रूपाली ने सॉन्ग्स चला दिए और सब नाचने लगे। रूपाली ने पुरुमा को डांस का ऑफर दिया। थोड़ी देर तक ना नुकुर के बाद फिर जो पुरुमा नाची थी सब हैरान रह गए थे। अभिजीत भी सीने पर हाथ बांधे उसी को देखे जा रहा था। कितनी प्यारी लग रही है, मासूम सी ये शहर की लड़की ना चाहते हुए भी उसके दिल में दस्तक दिए जा रही थी। पर पिछले कुछ बुरे अनुभवों की वजह से अभिजीत ने कभी भी अपने दिल पर लगे ताले को खोला ही नहीं था। तभी एक औरत हॉल में घुसी जिसे देखकर सबके मुंह पर चुप लग गई थी और अभिजीत के हाव भाव अचानक से बहुत ज्यादा बदलने लगे थे। कौन है ये औरत? क्या कनेक्शन है उसका? क्या अभिजीत की फीलिंग को अंजाम मिलेगा जिससे वो हो जाएगा पोरो से और दूर? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। जैसे ही वो औरत अंदर की तरफ दाखिल होती जा रही थी, रूपाली की घबराहट उसके चेहरे पर पसीने की बूंदे के रूप में पुरुमा को दिख रही थी और रूपाली ने कसकर अभिजीत के हाथ को पकड़ा हुआ था जैसे अभी कोई अनहोनी ना हो जाए। अभिजीत ने एक झटके से हाथ छुड़ाया और उस औरत की तरफ बेहद गुस्से में आगे आकर बढ़ा, जैसे अपने आंखों के अंगारों में उसे जला ही देगा। पर इससे पहले वो कुछ कहता, अभिजीत की मम्मी ने सारे मेहमानों से हाथ जोड़कर जाने को बोल दिया। जैसे ही सब जाने लगे वो औरत बड़ी कटुलता से हंसी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुकिए ना, मैं कोई गैर तो नहीं, मैं भी इस परिवार की उतनी ही हूँ जितनी बड़ी मालकिन है। अब तो अभिजीत की गुस्से का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। देखो, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। इस हवेली में तुम पैर नहीं रख सकती, समझी? अब क्या चाहिए? सब तो बर्बाद कर चुकी हो। और क्या हम लोगों की जान भी चाहिए तुम्हें? बोलती क्यों नहीं हो? पुरुमा ने देखा था बहुत ही बेशर्मी और ढिठाई के साथ खड़ी थी और उस पर कोई असर नहीं हो रहा था इन सब बातों का। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। मुझे मेरे पैसे दे दो, मेरा हिस्सा। अच्छा, तुम्हारा हिस्सा? रुको। अभिजीत दौड़ता हुआ अंदर की तरफ गया और नोटों की गड्डियां लाकर उसके ऊपर फेंक दी। उसने बड़ी बेशर्मी से हंसकर वो पैसे उठाए और अभिजीत की तरफ एक नजर देखा, फिर एक अजीब सी नजर पुरुमा पर डाली, मुस्कुराई और ठुमक ठुमक कर बाहर की तरफ निकल गई थी। अभिजीत की मम्मी एकदम से वहां पड़े सोफे पर निढल से गिर गई। सब घबरा गए। अभिजीत और रूपाली जो अभी थोड़ी देर पहले ही इतने खुश थे, एकदम से मुरझा गए। पुरुमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे में क्या करे। सबकी तरह वो भी शांत खड़ी थी बिल्कुल। ना तो वो इस परिवार का हिस्सा थी और ना ही कोई रिश्तेदार। पर अभिजीत के चेहरे पर आने वाले भाव को वो नोटिस कर रही थी, जिसकी वजह से उसका दिल दुख रहा था बहुत कि अचानक ना चाहते हुए भी उन लोगों के करीब पहुंच गई। सुनो रूपाली, तुम आंटी जी की दवाई ले आओ, मैं यहाँ हूँ जब तक। बट वाई? क्यों है आप यहाँ?
हमने आपसे कोई मदद मांगी नहीं ना, या कुछ कहा आपसे कि आप हमारे पास आओ? ये सब अभिजीत बोल रहा था। उसने रूपाली को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया था। परोमा ने अचानक से उसकी तरफ मारे हैरत में देखा। बड़ी बड़ी पलकों में से 2 बूंदें ढुलक कर गालों तक आ गई थी। मैं तो बस रूपाली कि आप मेहमान हैं यहाँ, क्यों नहीं समझ पा रही इतनी छोटी सी बात? क्यों? ये आपका घर नहीं है और ना हम आपके अपने, तो अब बेहतर होगा कि आप अपने कमरे में जाए। हमारा और तमाशा बनता हुआ ना देखे प्लीज, वरना आप तो रिपोर्टर हैं, कहीं इन सब में भी आपको कोई मसाला नजर आ रहा होगा। अभिजीत शट अप। ये कहकर परोमा भागती हुई सीधे अपने कमरे में आकर रुकी। परोमा के कानों में अभी तक उसके सारे शब्द गूंज रहे थे। हाउ रूड इज ही? मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? वाह, मैं कल ही निकल जाऊंगी यहाँ से। अब चाहे रोमन मुझे नौकरी से निकाल दे, मैं नहीं रुकने वाली यहाँ पर। उधर अपनी मम्मी को उनके रूम में पहुंचाने के बाद रूपाली ने अभिजीत की झाड़ लगाई। भाई आपको क्या हो गया है? उस बेचारी से इतने बुरे तरीके से क्यों पेश आ रहे हैं आप? सारा अपना गुस्सा उस पर निकाल कर आप बहुत खुश और रिलैक्स दिख रहे हो, है ना? वाह, आज आपने बहुत गलत किया है। अभिजीत कुछ नहीं बोला। उसने कोई सफाई देनी जरूरी नहीं समझी और वो भी सीधा अपने कमरे में आया। मोबाइल में व्हाट्सएप खोला और सोच रहा था कि सॉरी का मैसेज ही भेज दूं या नहीं, कि अचानक उसकी डीपी को खोला। आज की ही थी। रूपाली के साथ मेहंदी रचे हाथों को दिखाकर पाउट बनाकर जो फोटो थी उसमें वो बेहद क्यूट लग रही थी। अभिजीत ने जूम किया था पिक्चर को, फिर खुद के दिल से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ की गंदगी में पड़ो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मासूमियत को किसी की नजर लगे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ही प्यारी, सबसे अलग, पर मेरे जख्मों को खुला ही रहने दो। मत बनो इनका मरहम, क्योंकि तुम जब यहाँ से जाओगी तो ये जख्म फिर नासूर बन जाएंगे। ये कहकर उसने फोटो की लाइट ऑफ कर दी। उधर परोमा का दिल उचाट हो रहा था उस कमरे में, तो वो नीचे आ गई थी। देखा तो कोई नहीं था नीचे हॉल में सिवाय कम्मों के। अरे मेम जी, आप यहाँ इस टाइम? अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, कुछ चाहिए क्या? एक लंबी सांस लेकर पोरो ने सिर्फ इतना कहा, एक चाय पिला दे कम्मो। जी मेम जी। इतना कहकर वो चली गई थी। पर परोमा ने आज नीचे बनी गैलरी की तरफ जाने का सोचा था। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा कि एक बड़ा सा रूम था। अंदर झांका तो अंदाजा पड़ा कि ये अभिजीत की मम्मी का रूम है। बेड के ऊपर एक आदमकद तस्वीर लगी थी जिसमें उनके साथ एक आदमी भी था। उसका रुबाब देखकर लग रहा था कि ये जरूर इनके पति है, पर ये है कहाँ? ये सोचते हुए परोमा आगे बढ़ी तो अगला कमरा अभिजीत का था। बेहद शानदार कमरा किताबों से भरा हुआ था। साथ ही डेस्कटॉप, लैपटॉप सब कुछ रूम में था और दीवार पर लगी थी उसकी तस्वीर। उसकी तस्वीर में मुस्कुराता अभिजीत ऐसा लग रहा था परोमा को पास बुला रहा हो। वो अंदर झांकी तो कमरे में कोई नहीं था, पर जैसे ही उसने कमरे में पैर रखा तो अभिजीत बाथरूम से बाहर निकला। परोमा घबराकर उल्टे पैर वापस जा चुकी थी, ये सोचकर कि अभिजीत ने उसे नहीं देखा होगा, पर वो एक नजर में ही उसको पहचान चुका था कि वो आई थी। उसके परफ्यूम की महक पूरे कमरे को महक गई थी। परोमा जल्दी से हॉल में पहुंची कि कम्मो चाय लेकर प्रकट हो गई। मेम जी, चाय। आउच! उफ़ो कम्मो, तू क्यों डरा देती है मुझे इस तरह? हाँ, ला। ये कहकर वो कप लेकर बाहर उस जगह आ गई थी जहाँ ढेरों फूल लगे थे। उनको देखना बहुत अच्छा लग रहा था। हरियाली, रंग बिरंगे फूल, सब कुछ बहुत सुंदर था। मन को बहुत सुकून मिल रहा था। परोमा के दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि आखिर वो औरत थी कौन, जिसकी वजह से सब इतने परेशान हो गए थे। पर पूछती भी तो किससे? ऊपर से अभिजीत का रवैया आज कितना खराब था। ये सब सोच में ना जाने कब से खोई हुई थी वो कि पीछे से भारी भरकम आवाज आई, आई एम सॉरी। देखा तो अभिजीत खड़ा था पीछे। अपनी रौबदार आवाज में बोला, मुझे माफ कर दीजिए, जो कुछ भी मैं अंदर बोल गया उसके लिए। वैसे तो पता नहीं क्या नशा था उसकी शख्सियत में कि परोमा सब भूल जाती थी, पर उसने सोच रखा था कि कमजोर नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। अभिजीत अपना बोल कर जाने लगा था बगैर परोमा का जवाब सुने। वो मुड़ चुका था कि परोमा की आवाज आई, सही है, इतनी बुरी तरह से किसी इंसान को पहले बोलो, फिर सिर्फ सॉरी बोलकर
गला झाड़ लो। नहीं चाहिए मुझे ये सॉरी की भीख। वैसे भी बहुत चुभ रही हूँ ना मैं, कांटे की तरह। मेरी हर बात बुरी है तो मैं कल जा रही हूँ। जैसे ही अभिजीत ने ये बात सुनी, लगा दिल के अंदर कुछ टूट गया हो, छनाक सा, जिसकी आवाज अंदर तक फैल गई थी। मगर आपका तो भी बहुत काम बचा है ना यहाँ। वो कौन करेगा? करेगा कोई और आकर, पर मैं नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही परोमा ने ये बात बोली, अभिजीत की आंखें गीली हो गई थी। पर आंसू को पीना आता था अभिजीत को बहुत अच्छे से। अचानक ही वो पीछे मुड़ा, जिसे पेड़ से टिक कर परोमा खड़ी थी। अभिजीत ने अपने हाथ को उसी पेड़ पर टिकाकर उसकी आंखों में झांका। बेइंतहा प्यार की गर्मी की तपिश बाहर तक आकर अभिजीत के दिल पर जमी बर्फ को पिघला रही थी। लेकिन तुरंत ही वो मुड़ा। उसने कुछ नहीं कहा और लंबे लंबे कदम उठाते हुए सीधा अंदर की तरफ आ चुका था। दुष्ट कहीं का, एक बार भी नहीं बोला कि रुक जाओ। बनता बहुत है खुद को। यहाँ मेरा ये सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है कि मैं कैसे रहूंगी इस दुष्ट को देखे बिना। उधर अभिजीत खुद को काम में मशरूफ कर लेता था कि परोमा उसके होशो हवास पर सवार ना हो। पर दिल बंद हो रहा था उसका कि रूपाली की आवाज आई। भाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आओ ना रूपाली। भाई, आपने माफी मांग ली ना परोमा से? रूपाली उसकी तरफ देखकर बोली, पर वो लैपटॉप में ही देखे जा रहा था और देखते हुए बोला, मांग ली है। वो कल सुबह जा रही है तो उससे मिल लो जाकर। क्या? रूपाली चिल्लाई। नहीं, वो नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? काफी वक्त हो चुका है उनको यहाँ आए हुए। उनको तो जाना ही है। वो यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रुक सकती। उनकी अलग दुनिया है। रुक सकती हैं भाई, वो यहाँ हमेशा के लिए रुक सकती हैं अगर आप उनसे शादी कर लो। पागल मत बनो रूपाली, तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता। और क्यों, ये तुम भी जानती हो। हाँ जानती हूँ, पर समय बदलता है भाई। वो बहुत अच्छी है, इस घर को उनकी जरूरत है। देखो ना भाई, उनके आने से मम्मी मुस्कुरा उठी। तो सोचो अगर वो यहाँ रुक जाएं, तो इस घर की खुशियाँ वापस आ जाएंगी। बेकार की जिद मत करो रूपाली, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि आप बुज़दिल हो। प्यार करते थे उस शीतल से जो आपकी इज्जत प्यार सब ठुकरा कर चली गई। उसके लिए आप हम सबको दुखी कर सकते हो। उसके लिए जार जार रो सकते हो। कायर हो आप, पसंद करते हो आप परोमा को, बस कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे। शट अप रूपाली, कुछ भी उठ पटांग मत बको। जाओ, मुझे काम है। तुम भी जाओ मम्मी के पास। पर रूपाली इस तरह हार नहीं मान सकती थी। वो सीधा परोमा के रूम में गई। सीधे दौड़ते हुए उसने उसे गले लगा लिया। नहीं परोमा जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, प्लीज, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। परोमा ने रूपाली को अपने सीने से लगा रहने दिया। उसकी आंखें भी भीग रही थी बेतहाशा। नहीं रूपाली, मुझे अब जाना होगा। तुम्हारे भाई को मेरा यहाँ रहना बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा काम भी आधे से ज्यादा हो चुका है, तो बाकी का काम कोई और कर लेगा आके। नहीं, आप नहीं जाओगी। वो एक ही रट लगा कर बैठी थी। आप भाई को गलत मत समझो, वो ऐसा उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। कुछ वजह थी। वो औरत को देखकर वो बेकाबू हो जाते हैं। कौन थी वो औरत? ये जानना तो मैं भी चाहती हूँ कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। शायद मैं तुम लोग की कुछ मदद कर पाऊं, पर मैं बाहर की हूँ। ये बात तुम्हारा भाई मुझे अच्छे से याद दिलवा देता है। तो रूपाली, अब मेरा जाना ही ठीक होगा। मैं आज आपको सब बताऊंगी, पर वादा करो आप यहाँ से नहीं जाओगी। वादा करो आप। फिर रूपाली सुनाना शुरू करती है पिछले 4 साल की पहले की कहानी। क्या कहानी है अभिजीत और उस परिवार के ऐसे होने के पीछे? क्या परोमा कर पाएगी सब ठीक, और किस तरह? या अभिजीत फिर हो जाएगा उससे नाराज? ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।